बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं वो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्लाइंट को हेल्प करेगा। क्लाइंट ने जब भी किसी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रोक्योरमेंट करनी है, जो कि नॉर्मली कंसल्टेंट करते हैं, जैसे कोई डिज़ाइन करना है, कोई फिजिबिलिटी स्टडी करनी है, कोई सर्वे करना है, तो ये नॉर्मली कंसल्टेंट करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब किसी कंसल्टेंट को हायर करना है, कंसल्टेंट की प्रोक्योरमेंट करनी है, तो वो पहले कंसल्टेंट से प्रपोजल्स मांगेगा। कंसल्टेंट अपने प्रपोजल जमा कराएंगे तो उसको इवैल्यूएट करके फिर सेलेक्ट करेगा कि किस कंपनी को, किस कंसल्टेंट को वो सेलेक्ट करे इंजीनियरिंग सर्विसेज लेने के लिए। जैसे कोई घर जो है उसका डिज़ाइन करवाना है, तो डिज़ाइन करवाना बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विस है, उसकी प्रोक्योरमेंट करनी है। तो एज अ क्लाइंट आप एक ऐड दे सकते हैं और उस ऐड के अंदर आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप बताएंगे कि आपको घर जो बनाना है वो क्या उसका रकबा होगा, कितना वो क्या क्या आपको उसके लिए चीज़ें चाहिए, वो घर इस तरह का हो, उसके अंदर इतने रूम्स हों, वगैरह वगैरह, जो भी स्पेसिफिकेशन उसकी हो सकती हैं वो आप बताएंगे। और फिर जो कंसल्टेंट हैं वो उसको समझने के बाद अपने प्रपोजल्स जमा करवाएंगे। टेक्निकल प्रपोजल्स और फाइनेंशियल प्रपोजल्स नॉर्मली होंगे। टेक्निकल प्रपोजल के अंदर वो ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो घर आपने बनवाना है वो हम बना सकते हैं, हमने पहले इस तरह के घर बनाए हैं, हमारा इतना एक्सपीरियंस है और ये प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने पहले किए हैं, हमारे पास टीम है जो इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, सूटेबल है, उसका भी एक्सपीरियंस है पहले, हमारे पास पैसे भी हैं जो हम कैपिटल के तौर पे यूज़ करके तो ये काम आसानी से कर सकते हैं, हमें फाइनेंशियली भी कोई मसला नहीं होगा। ये हो गया टेक्निकल प्रपोजल, जिसके अंदर वो टेक्निकली अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। दूसरे तरह का प्रपोजल होगा फाइनेंशियल प्रपोजल, जिसके अंदर वो बताएंगे कि हमने ये काम अगर करना है तो उसके लिए हमारे इतने इतने खर्चे होंगे और हमारी ये फ़ीस होगी, हमारी जो टीम है वो उसकी ये सैलरीज़ हैं, हमने वो सैलरीज़ भी देनी है जो इस काम के अंदर यूज़ हो रही हैं, और हमारा इतना टाइम लग जाएगा, तो और हमारी इतनी फ़ीस है, इतने % हम प्रॉफिट लेते हैं, तो ये हमारी कॉस्ट जो होगी वो इस काम को करने के लिए एक इतनी अमाउंट होगी। तो वो बेसिकली फाइनेंशियल प्रपोजल के अंदर आएगा। यानी दो तरह के प्रपोजल्स कंसल्टेंट नॉर्मली जमा कराते हैं, जिसके अंदर एक होता है टेक्निकल प्रपोजल, एक होता है फाइनेंशियल प्रपोजल। तो उनको कैसे इवैल्यूएट किया जाए ताकि इंजीनियरिंग सर्विसेज को प्रोक्योर किया जाए, तो ये डॉक्यूमेंट बताएगा, क्लाइंट को हेल्प करेगा। इसके अंदर अगर आप देखें, पहली चीज़ें तो वही हैं जैसे आपने पिछले डॉक्यूमेंट में देखी थी, जो कि PQ का था, एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह। टेबल ऑफ कंटेंट डिफरेंट होगा, लेकिन हम उसको देखने के बजाय आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में पहला पैराग्राफ उस तरह का है जिसके अंदर यही कहा गया है कि जो भी काम है वो क्यों किया जा रहा है इस डॉक्यूमेंट को यूज़, ताकि जो प्रोक्योरमेंट की का प्रोसीजर है वो अच्छा रहे और जो भी काम होने वाला है वो अच्छी प्रैक्टिसेस के तौर पे किया जाए। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस डॉक्यूमेंट के साथ हो सकती हैं, सेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है डिफाइनिंग स्कोप ऑफ कंसल्टेंट सर्विसेज एंड ड्राफ्टिंग द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। यानी क्लाइंट जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये डिफ़ाइन कर देगा कि कंसल्टेंट की सर्विसेज का क्या स्कोप है, क्या काम करवाना है कंसल्टेंट से, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं जिसके ऊपर काम होगा। तो ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्लाइंट जितना अच्छी तरीके से बताएगा, कंसल्टेंट को उतना बेहतर तरीके से समझ आएगा और उतना बेहतर प्रपोजल बना सकता है। अगर क्लाइंट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बताएगा उसने क्या काम करवाना है, तो हो सकता है कंसल्टेंट भी अच्छे तरीके से प्रपोजल ना बना सके। सेक्शन 3 में एस्टिमेशन ऑफ कंसल्टेंट्स इनपुट एंड कॉस्ट, कि कौन कौन से लोग यूज़ करेंगे कंसल्टेंट, कौन कौन इनपुट देगा, क्या टीम मेंबर्स हो सकते हैं, क्या टीम मेंबर्स चाहिए, उनकी कॉस्ट क्या होगी या क्या हो सकती है। यानी क्लाइंट भी बता सकता है कि ये कॉस्ट हम देंगे, ये पैसे हम देंगे, या ये क्लाइंट कंसल्टेंट के ऊपर भी छोड़ सकता है कि कंसल्टेंट जो है वो क्या कॉस्ट उसकी फ़िल करेगा, कि ये अगर आपने टीम मेंबर देने हैं तो उनकी क्या क्या सैलरीज होंगी, क्या ख़र्चा होगा उनका। फिर है लेटर ऑफ इन्विटेशन। क्लाइंट लेटर ऑफ इन्विटेशन या इन्विटेशन डॉक्यूमेंट देगा कंसल्टेंट्स को, जो कि प्री क्वालिफाइड भी हो सकते हैं और जो कि प्री क्वालिफाइड के अलावा दूसरे भी हो सकते हैं। प्री क्वालिफाइड होंगे तो आप सिर्फ उन्हीं को भेजेंगे जिनको आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, और आपने प्री क्वालिफिकेशन बेसिकली करते भी इसीलिए हैं कि ये काम
जब आप करने लगे हैं, कंसल्टेंट की सर्विसेज हायर करने लगे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों से ना पूछना पड़े, आप सिर्फ प्री क्वालिफाइड लोगों से पूछेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल्स। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो भी प्रपोजल जमा करवाएगा कंसल्टेंट, उसको इवैल्यूएट कैसे करना है वो आप पहले से बता सकते हैं कि ये चीज़ अगर लिखी होगी तो इसके इतने मार्क्स होंगे, अगर ये एक्सपीरियंस होगा तो इसके इतने मार्क्स होंगे, अगर आपका स्टाफ मेंबर जो है वो उसकी ये क्वालिफिकेशंस होगी तो उसके इतने मार्क्स होंगे, आपने जो काम करना कैसे है, मेथोडोलॉजी कैसी है, उसके इतने मार्क्स होंगे वगैरह वगैरह। तो उस बेस पे जो क्राइटेरिया आपने इवैल्यूएशन का बताया होगा उसकी बेस पे आप इसको इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी फ़र्म जो है उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। फिर जब ऑब्वियसली किसी एक फ़र्म के सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे तो फिर आप कंसल्टेंट्स कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा उसको कैसे निगोशिएट करेंगे, वो भी इस सेक्शन के अंदर आप लिख देंगे। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होगा यानी आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर बता देंगे। तो ये बेसिकली सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिसके अंदर ये चीज़ें होंगी कि स्कोप क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन से लोग यूज़ हो सकते हैं, लेटर ऑफ इन्विटेशन होगा। ये क्लाइंट प्रिपेयर करेगा इस पीसी के बनाए हुए डॉक्यूमेंट को एज रेफरेंस यूज़ करते हुए, यानी इसके अंदर वो चेंजेस करेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए और फिर ये कंसल्टेंट को भेज देगा। और जो वो कंसल्टेंट को भेजेगा वो बेसिकली क्या होगा, उसके जवाब में कंसल्टेंट प्रपोजल जमा करवाएगा। तो यानी इस डॉक्यूमेंट को हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, आरएफपी डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। तो आरएफपी के अंदर क्या होगा, दोबारा बता देता हूँ कि क्लाइंट जो है वो इनवाइट कर रहा है या तो प्री क्वालिफाइड फर्म्स को या सारी फर्म्स को जो भी प्रपोजल जमा करवानी चाहती हैं, तो उनको इनवाइट कर रहा है कि वो जो भी सर्विसेज क्लाइंट को चाहिए वो बताएगा इसके अंदर। और जो कंसल्टेंट है उन सर्विसेज को देखते हुए और ये देखते हुए कि हम इस काम को कर सकते हैं तो वो प्रपोजल जमा करवाएंगे। जो उन सारे प्रपोजल जमा करवाने वाली फर्म्स में से सबसे ज़्यादा मार्क्स ले लेगी वो इवैल्यूएशन के बाद पता चल जाएगा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेगोशिएट करके अवॉर्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो इसके अंदर यही बताया हुआ है कि ये जो डॉक्यूमेंट क्लाइंट प्रिपेयर करेगा आरएफपी के तौर पे भेजने के लिए टू द कंसल्टेंट्स, वो क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होंगी। तो इसके अंदर अगर आप सेकंड पैराग्राफ देखें तो यहाँ पे 2-3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्वालिटी एंड कॉस्ट, मिनिमम क्वालिटी वगैरह वगैरह। तो इसको आप खुद ही पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी एज़ क्लाइंट आप किसी कंसल्टेंट को हायर करना चाह रहे हैं, प्रोक्योर करना चाह रहे हैं किसी सर्विसेज के लिए, तो बहुत से सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोसेसेस हो सकते हैं। जैसे जब कंसल्टेंट 2 तरह के प्रपोजल जमा करवा रहा है, टेक्निकल और फाइनेंशियल, तो वो टेक्निकल स्कोर के बेस पे भी सिलेक्शन की जा सकती है, फाइनेंशियल की बेस पे भी की जा सकती है। तो जो नॉर्मली तरीका जो हमारे जहनों में भी है वो यही है कि आप टेक्निकली देख लेते हैं। तो उसमें से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कंपनीज़ ने प्रपोजल जमा करवाए थे, तो लेट्स से 5 कंपनीज़ जो हैं वो क्वालिफाई कर गई हैं। टेक्निकल जो मिनिमम स्कोर हमने उनको बताया था कि अगर आपका स्कोर इससे ज़्यादा होगा तो आप पास हैं, अगर इससे कम होगा तो आप फेल हैं। तो लेट्स से 5 फेल हो गई हैं, 5 पास हो गई। तो उसके बाद जो फाइनेंशियल प्रपोजल है वो टेक्निकल जो पास कर जाएंगे सिर्फ उन्हीं का खोला जाएगा, और जिनका फाइनेंशियल प्रपोजल देखा जाएगा उसमें से जिसका सबसे कम कॉस्ट उन्होंने लिखी होगी, यानी उन्होंने ये लिखा होगा कि हम ये सर्विसेज इतनी इतनी कॉस्ट में फुलफ़िल कर देंगे, तो जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी उसको प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाएगा। ये है लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो नॉर्मली हमारे ज़हनों में यही होता है कि जिस कंपनी ने सबसे कम कॉस्ट लिखी हुई है उसी को प्रोजेक्ट मिल जाता है। और यहाँ पे ये याद रखें कि जिन कंपनीज़ का मिनिमम टेक्निकल स्कोर अचीव नहीं होता, वो फेल हो जाती हैं, तो उनका फाइनेंशियल प्रपोजल एज़ इट इज़ अनओपन्ड सील्ड ही वापस कर दिया जाता है, वो नहीं खोला जाता। तो एक तो ये का क्राइटेरिया लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, लेकिन ये एक क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ कॉस्ट को नहीं देखा जाता कि किसकी कम है, क्वालिटी को भी देखा जाता है। यानी टेक्निकल प्रपोजल जो जमा करवाया गया है जिसके अंदर कंपनी ने ये लिखा होगा कि उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, जो प्रोजेक्ट वो
आप करवाना चाह रहे हैं एज अ क्लाइंट उनसे, उनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्या है। उन्होंने ये भी लिखा होगा कि हम वो काम कैसे करेंगे मेथडोलॉजी के अंदर। उन्होंने ये भी लिखा होगा कि हमारे पास स्टाफ कितना है और उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, वो सीवी के अंदर मेंशन की गई होगी, तो उसके भी मार्क्स होंगे। और इसी तरह उन्होंने शेड्यूल का भी सारा लिखा होगा, यानी उनका टेक्निकल प्रपोज़ल अगर अच्छा है तो उसकी भी वेटेज रखी जा सकती है। और वो ऑब्वियसली जब आप ये RFP डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे तो पहले ही बताएंगे कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो जो क्वालिटी कम कॉस्ट पे सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसमें यह है कि टेक्निकल जो स्कोर होता है और जो फाइनेंशियल स्कोर होता है उनकी वेटेज ली जाती है। नॉर्मली एज एन एग्ज़ाम्पल, जो टेक्निकल की वेटेज है वो 80 ली जाती है, और ये 80 to 100 वेरी कर सकती है फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और जो फाइनेंशियल प्रपोज़ल में स्कोर आती है वो 0 to 20, या अगर मतलब टेक्निकल 80 है तो ये 20% ली जाएगी। तो ये हम आगे इसी डॉक्यूमेंट में आगे जाके देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। तो लेकिन ये यहाँ बताने का सिर्फ मकसद ये था कि सिर्फ एक सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता, इस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि या दो जो हैं उनमें से ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक है लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन और दूसरा क्वालिटी एंड कॉस्ट सिलेक्शन। फिर इसी डॉक्यूमेंट में आप फैक्टर्स फॉर इवैल्यूएशन भी बता देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसल्टेंट्स कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस रेलेवेंट टू द असाइनमेंट। जो असाइनमेंट आपने उनसे करवानी है, जो काम करवाना है, उस तरह का उन्होंने पहले कौन सा काम किया हुआ है। क्वालिटी ऑफ अप्रोच एंड मेथडोलॉजी के जो काम करना है वो उनसे आप पूछेंगे कि कैसे करेंगे ये काम, क्या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होगा और कैसे कैसे काम आगे बढ़ेगा। तो वो जिसका ज़्यादा बेहतर होगा उसके ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो रखे जा सकते हैं। और इसी तरह जो टीम यूज़ होगी उसके अंदर जो स्टाफ है उसका भी स्कोर रखा जा सकता है। और इसी के हवाले से जैसे आगे लिमिटेशन ड्यूरिंग नेगोशिएशन या एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें जो हैं वो फॉर नॉर्मल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस होती हैं इनकी। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर जब आपने सारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर कर लिया लेकिन फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं तो आपको इश्यूज़ आएंगे। जो सेकंड चैप्टर है इसका वो है डिफाइनिंग स्कोप ऑफ सर्विसेज एंड ड्राफ्टिंग द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जो अभी तक आपने देखा है पहले चैप्टर में या पहले पार्ट में, वो आपने तकरीबन वही इंस्ट्रक्शंस देखी हैं जो PEC दे रहा है क्लाइंट को, कि आपने अगर ये डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके अंदर आप क्या क्या किस तरह के डॉक्यूमेंट बनाएंगे और किन चीज़ों को आप देख सकते हैं। यहाँ से वो पार्ट शुरू हो रहा है जहाँ पे क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट के हवाले से चीज़ें कंसल्टेंट को बताएगा, ताकि कंसल्टेंट को पता चले कि वो किस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड है तो वो प्रोजेक्ट के बारे में बैकग्राउंड लिखेगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई अगर कोई रोड है तो क्लाइंट उस रोड के बारे में लिखेगा कि ये रोड जो है वो फॉर एग्जांपल पहले से बनी हुई थी, इसके अंदर अब बहुत से इश्यूज़ आ गए हैं, ये इन एरियाज़ को कनेक्ट करती है और यहाँ के लोगों को इश्यूज़ आते हैं इसकी ख़राब हालत की वजह से। तो किसी अथॉरिटी ने, चाहे वो लोकल कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा है या कोई बड़ी रोड है, तो किसी NHA के अंडर वो आ रहा है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस रोड को रिपेयर किया जाए, इसको डबल किया जाए, इसकी लेन्स बढ़ाई जाएँ, इसके अंदर कुछ फैसिलिटीज़ ऐड की जाएँ या इसको नया बनाया जाए नए रूट पे, जो भी करना हो। तो वो एक एज अ बैकग्राउंड बताया जाएगा कि प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह का है, उसके पीछे क्या क्या महरक़ात थे इस तरफ प्रोजेक्ट को लीड करने के, प्रोजेक्ट शुरू किस वजह से हुआ या उसका आइडिया क्यों आया। फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस आ जाएंगे कि जो काम उस प्रोजेक्ट के अंदर होने हैं, जो सर्विसेज होनी है वो किन शराइत पे होंगी, वो कैसे होंगी, वो किस तरह से होंगी, कौन सा स्कोप जो है वो किस पार्टी के लिए है, स्पेशली कंसल्टेंट के लिए जो स्कोप ऑफ वर्क है वो मेंशन किया जाएगा। फिर आउटलाइन ऑफ द TOR में मतलब बताया गया है कि क्या क्या आप लिख सकते हैं कि वाई दिस असाइनमेंट, किसने करनी है असाइनमेंट, यानी आपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर देना है कि क्लाइंट कंसल्टेंट से क्या चाहता है। स्कोप ऑफ सर्विसेज जो जिसके लिए आप ये सारी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो आप मेंशन कर देंगे कि क्या क्या काम करने वाले हैं, किस नौइयत के काम हैं, वो सर्वे के हैं, वो डाटा जो है उसको इकट्ठा करने के हैं, कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई काम है, एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है, जो भी इश्यूज़ हैं। इवन आप कंसल्टेंट को इसलिए भी हायर कर सकते हैं कि आपने कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर को प्रोक्योर करना है,
यानी आपके पास डिज़ाइन बन गया वह किसी भी स्ट्रक्चर का, अब आपको कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन एज अ क्लाइंट आपके पास वो स्किल नहीं है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को जज कर सकें। तो आप किसी कंसल्टेंट को जो है वो प्रोक्योर कर सकते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर को जज कर सके और उस इवेलुएट करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन कर सके ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। मतलब बहुत से काम जो है वो कंसल्टेंट के या इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंडर अगर आते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सपर्टीज़ रिक्वायरमेंट जो है वो भी आप मेंशन करेंगे कि जो भी टीम यूज़ होगी आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपकी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज आपने लेनी है उसके लिए, तो वो आप बता सकते हैं। और कंसल्टेंट जो है वो उसके अंदर ऐड करने के लिए भी कह सकता है, और उनकी जो वेटेज वगैरह है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रेनिंग एंड स्किल्स ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो भी आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज किसी कंसल्टेंट से ले रहे हैं उसके लिए एज अ क्लाइंट आपको भी कोई ट्रेनिंग चाहिए या नहीं चाहिए। जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेबसाइट अगर आप किसी से बनवाते हैं तो उस वेबसाइट को बाद में आपने जब यूज़ करना है तो हो सकता है उसके लिए आपको कुछ ट्रेनिंग वेबसाइट डेवलपर से लेनी पड़े। और इस तरह इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का मतलब है कि आपकी जहाँ पे आप एज अ क्लाइंट जहाँ पे आपका ऑफिस है या किसी जगह पे भी आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कोई अरेंजमेंट करनी पड़े, कोई नया ऑफिस डेवलप करना पड़े, कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़े उस काम को अंडरगो करने के लिए, तो वो भी आप मेंशन करेंगे। फिर आप ये भी बताएंगे कि जो कंसल्टेंट है अगर वो सिलेक्ट हो गया और उसने काम शुरू कर दिया तो वो कब कब हमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स जमा करवाएगा। इसके अंदर चेंजेस भी हो सकती हैं बाद में, लेकिन आप शुरू में भी बता देंगे कौन कौन सी रिपोर्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कंसल्टेंट हमें जमा करवाएगा। जैसे जिसके अंदर क्या क्या एग्जांपल हो सकती है, पीरियोडिक प्रोग्रेस रिपोर्ट हो सकती हैं जो कि हो सकता है हर मंथ आप उनसे मांगें या क्वार्टरली मांगें 3 महीने बाद, या एनुअल रिपोर्ट्स हों, या इंसेप्शन रिपोर्ट हो सकती है। इंसेप्शन रिपोर्ट नॉर्मली जो है वो काम शुरू करते हुए होती है, यानी आपने जब काम शुरू, एक तो मेथडोलॉजी आपने शुरू में लिखी ना आप काम करेंगे कैसे, लेकिन जब आप बिल्कुल इनिशियल डाटा ले लेते हैं एज अ कंसल्टेंट, आप क्लाइंट से डाटा ले लेते हैं और आप देखते हैं कि काम जो है वो शुरू होने लगा है, तो उस वक्त आपकी इनिशियल जो फाइंडिंग्स होती हैं वो आप इंसेप्शन रिपोर्ट में लिख देते हैं। और या इंटरिम रिपोर्ट हो सकती हैं, यानी जो भी ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट के बीच में कभी भी कोई भी रिपोर्ट आप दे सकते हैं, और फाइनल रिपोर्ट जो एंड पे आप देंगे। इसी तरह आप इस डॉक्यूमेंट में ये भी बता देंगे कि क्लाइंट जो है वो क्या डाटा प्रोवाइड करेगा, क्या सर्विसेज और क्या किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा कंसल्टेंट को, ताकि ये असाइनमेंट जो है वो कंसल्टेंट से करवाई जा सके। फिर है एस्टिमेट ऑफ कंसल्टेंट्स इनपुट एंड कॉस्ट, कि जो कंसल्टेंट का एफ़र्ट आएगी इन डूइंग द असाइनमेंट और उसके लिए एफ़र्ट के साथ साथ जो जो कॉस्ट लगेगी उसके बारे में डिटेल जो हैं वो इस चैप्टर में आएंगी। बेसिकली मेन पार्ट उसके अंदर क्या होता है कि आपने देखना है कि कौन सी टीम है जो काम करेगी, उस टीम की सैलरीज़ क्या होंगी, या कौन सी इक्विपमेंट है जो चाहिए होगी इस असाइनमेंट को करने के लिए, उस इक्विपमेंट की क्या कॉस्ट होगी, जो भी फैसिलिटीज़ साथ साथ चाहिए, कोई बिल्डिंग चाहिए काम करने के लिए, कोई ऑफिस चाहिए, कोई साइट पे जाके कोई काम करना है, कोई ट्रैवलिंग करनी है, वो उसकी क्या कॉस्ट है। यहाँ पे वो सारी लिखी भी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी कॉस्ट है, जो भी टीम एक्सपेक्टेड है यूज़ होगी उसकी कॉस्ट, कंसल्टेंट के ओवरहेड और प्रॉफिट, यानी सैलरीज़ के अलावा जो कंसल्टेंट ने इस असाइनमेंट से, इस प्रोजेक्ट से कमाई करनी है वो भी डालेंगे। और फिर नॉन सैलरी या डायरेक्ट कॉस्ट में वो कॉस्ट आ जाएंगी जो जैसे मैंने एग्जांपल दी ऑफिस इस्टेब्लिश करने की, या कोई इक्विपमेंट लेनी है, इक्विपमेंट की कॉस्ट है, तो वो सारी आ जाएंगी। फिर आगे सैलरी कॉस्ट हैं, सैलरी कॉस्ट में क्या क्या होता है ये आप खुद ही देखेंगे। सोशल चार्जेस क्या होते हैं, वो बेसिकली सैलरी के अंदर ही ऐड होते हैं, यानी बेसिक सैलरी के ऊपर ऐड होते हैं विद सम परसेंटेज। या अगर आपकी सैलरी की कोई अमाउंट है तो लेट्स से 20% जो है वो सोशल चार्जेस हो सकते हैं, या कोई भी परसेंटेज जो है वो लगाई जा सकती है। सोशल चार्जेस बेसिकली जो भी सोशल नीड्स हैं एम्प्लॉय की वो फुलफ़िल करने के लिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई हैं हॉलीडेज़ या वेकेशन की जो पे है, मेडिकल अलाउंसेस वगैरह वगैरह,
ओवरहेड एंड फ़ी ऑन सैलरी कॉस्ट के जो भी उसके ऊपर जो खर्चे आ रहे हैं सैलरी के ऊपर, वो भी आप मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस स्पेस आप किसी एम्प्लॉय को देते हैं तो उसकी भी कॉस्ट है, जो टैक्सेस आप उसकी वजह से लगाते हैं, या जो भी ओवरहेड कॉस्ट किसी एम्प्लॉय को जॉब पे रखने के हो सकते हैं, वो भी आप ऐड कर देंगे। और यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख दिया है कि अगर सैलरी कॉस्ट की कोई यूनिट है, लेट्स से 100 एक सैलरी है, तो उसके ऊपर ओवरहेड लेट्स से 90% हो सकते हैं, सैलरी कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 190 हो सकता है, आपका प्रॉफिट जो है वो लेट्स से 12% लगाया हुआ है। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे परसेंटेज लिखी हुई हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा 90 या 12% ही हो। वो कंपनी टू कंपनी या पॉलिसी वाइज या इवन कैटेगरी ऑफ द स्टाफ, उसके हवाले से भी वो डिफरेंट हो सकती है। फिर जब आपने टीम भी देख ली, उसकी सैलरी भी देख ली, तो फिर आपने देखना है कि एक्टिविटी शेड्यूल जो आप अपने प्रोजेक्ट करने लगे हैं एज अ कंसल्टेंट, तो आपका कौन सा स्टाफ मेंबर जो है वो कब कब यूज़ होगा, तो उसके कितने कितने दिन काउंट करेंगे या महीने काउंट करेंगे और उस हवाले से सैलरी जो है वो लगाई जाएगी। ये है जब हम फॉर्म देखेंगे आगे तो उसमें भी वो आ जाएगा। यहाँ पे है डायरेक्ट कॉस्ट, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कोई क्या क्या हो सकते हैं, इसको आप डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल में पढ़ सकते हैं। शेड्यूल, एक्टिविटी शेड्यूल जो है वो प्रोजेक्ट का वो बनाएंगे। जब आप प्रपोज़ल जमा करा रहे हैं एज कंसल्टेंट, तो आप बना के देंगे कि आप क्लाइंट को बता रहे होंगे कि आपने जो कहा है कि ये असाइनमेंट हम करके दें, वो हम इस शेड्यूल के मुताबिक करके देंगे और इस तरह हम करेंगे, वो मेथडोलॉजी में आप लिख देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये शेड्यूल बनाया हुआ है, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग शेड्यूल होगा। आगे लेटर ऑफ इनविटेशन या इनविटेशन डॉक्यूमेंट, ये बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट है इसका आप एक तरह से कवर भी कह सकते हैं कि क्लाइंट जो है वो इस लेटर के थ्रू, यानी लेटर ऑफ इनविटेशन के थ्रू कंसल्टेंट्स को, चाहे वो प्री क्वालिफाइड हैं, अगर प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस पहले किया तो, या अगर प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस नहीं किया तो ओपनली जो भी कंसल्टेंट पीईसी से रजिस्टर्ड हैं इन रेलेवेंट फील्ड, उनको इनवाइट कर रहा है कि ये एक असाइनमेंट हम करवाना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज हम लेना चाह रहे हैं किसी कंसल्टेंट से, तो हम इनवाइट करते हैं कि वो हमारे इस डॉक्यूमेंट को डिटेल से पढ़ें और इस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके हवाले से हमें प्रपोज़ल जमा करवा दें। और यहाँ पे वो बताया भी हुआ है कि आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी LOI लेटर ऑफ इनविटेशन के साथ जो अटैचमेंट लगाएंगे उसके अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी सारी प्रोजेक्ट की, उसके अलावा जो फॉर्मेट्स हैं टेक्निकल प्रपोज़ल और फाइनेंशियल प्रपोज़ल के लिए कि किन किन फॉर्म्स को फिल करके आपने भेजना है, हम इस डॉक्यूमेंट में आगे देखेंगे भी, वो भी इसके साथ लगाए जाएंगे। और ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर चेंजेस हो सकती हैं बाद में निगोशिएट करते हुए कंसल्टेंट के साथ, और वो भी इसके साथ लगाया जाएगा ताकि कंसल्टेंट को पता हो कि वो किस कॉन्ट्रैक्ट में जाके बाद में काम करेगा। इंफॉर्मेशन टू कंसल्टेंट्स, जिसको हम शॉर्ट में ITC भी कहते हैं, ये बेसिकली RFP डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन की गई कुछ शिकें होती हैं जो बेसिकली बाद में कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी बन जाती हैं, और ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे रही होंगी कि प्रोजेक्ट कैसा है, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से फॉर्म जो हैं वो उसके साथ लिंक्ड हैं। Changes in LOI, it may be please be noted that except for filling in the blanks, the client staff is not required to change anything in the sample letter of invitation। यानी इसके अंदर सिर्फ एक तरह से fill in the blanks टाइप ऑफ ये जो डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर fill in the blanks टाइप ऑफ काम आप करेंगे, कि आपने बाकी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जहाँ पे प्रोजेक्ट का पूछा गया तो प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, उसकी डिटेल्स लिखेंगे, जहाँ पे क्लाइंट का पूछा गया तो क्लाइंट का नाम लिखेंगे, और इसी तरह जहाँ कोई डेट्स पूछी गई हैं तो रेलेवेंट डेट्स लिखेंगे। ये एक सैम्पल लेटर ऑफ इनविटेशन है जिसके अंदर कहा गया होगा, इनवाइट किया गया होगा कंसल्टेंट्स को, क्लाइंट का नाम लिखा गया होगा, प्रोजेक्ट का नाम लिखा गया होगा, किस तरह आपने कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है वो लिखा गया होगा। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपके पास कितना टाइम है, कब तक आप डेडलाइन क्या है,
कब तक आप प्रपोज़ल जमा करवाएंगे वो भी लिखा होगा। प्रपोज़ल किस फॉर्म में होंगे टेक्निकल अगर प्रपोज़ल है तो उसकी कितनी कॉपीज़ होंगी, फाइनेंशियल प्रपोज़ल है तो उसको किस तरह सील करना है, कितनी कॉपीज़ होंगी, ये सारा कुछ लिखा जाना चाहिए और लिखा होता है। और इसी को बाद में समराइज़ भी किया जाता है एक डेटा शीट की फॉर्म में, जिसको हम LOI डेटा शीट भी कह सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ कि सबमिशन ऑफ प्रपोजल्स कैसे सबमिशन करनी है, कि आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो टेक्निकल प्रपोज़ल है उसके ऊपर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ये टेक्निकल प्रपोज़ल है। फाइनेंशियल प्रपोज़ल के ऊपर लिखा होना चाहिए फाइनेंशियल प्रपोज़ल है, और एनवेलॉप के ऊपर नीचे भी लिखा होगा डू नॉट ओपन एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द इवैल्यूएशन कमेटी। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप प्रपोज़ल जमा करवाते हैं। फिर जब प्रपोज़ल जमा हो जाता है तो वो अगला फेज़ है प्रपोज़ल की ओपनिंग और इवैल्यूएशन, जो कि ऑब्वियसली क्लाइंट करेगा फिर, यानी कंसल्टेंट ने प्रपोज़ल जमा करवा दिए हैं और क्लाइंट जो है वो उसको ओपन करके इवैल्यूएट करेगा। और इसकी भी प्रॉपर मीटिंग होती है नॉर्मली, जिसके अंदर सारों को पता होता है कि सारे जिन्होंने भी जमा करवाए होते हैं प्रपोज़ल, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो वहाँ पे आके देखते हैं कि हमारा जब प्रपोज़ल खुलने लगा है तो वो बंद ही था, उसके ऊपर वो सील्ड था और हमारे सामने वो खुल रहा है, हमारे से पहले नहीं खुला, यानी हमारे से पहले खुल के उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुई, वो हमारे सामने ही खुल रहा। तो ये प्रपोज़ल ओपन होने के बाद उसको इवैल्यूएट किया जाता। इवैल्यूएशन में नॉर्मली सबसे पहले टेक्निकल प्रपोज़ल को इवैल्यूएट किया जाता है। टेक्निकल प्रपोज़ल का मतलब है जिसके अंदर ये चीज़ें लिखी गई थी कि जो कंपनी है वो जो भी असाइनमेंट क्लाइंट करवाना चाह रहा है उसके लिए टेक्निकली साउंड है, उसका एक्सपीरियंस भी है वो काम करने में, उसके पास टीम भी है वो काम करने में, और टीम जो है उसके स्किल्स बहुत अच्छी हैं उस काम से रिलेटेड, और उसको काम करने का पता भी है, वो कैसी मेथडोलॉजी यूज़ करेगा उसको सारा आइडिया है, शेड्यूल उसने बहुत अच्छा बनाया, CVs जो लोगों की थी वो बहुत अच्छी उसने लगाई हैं। तो ये सारा कुछ टेक्निकल प्रपोज़ल है, यानी टेक्निकली कंपनी कंसल्टेंट जो है वो साउंड है, वो काम कर सकती है जो क्लाइंट करवाना चाह रहा है। तो अगर टेक्निकल प्रपोज़ल ओपन हो गया तो और उसके अंदर इवैल्यूएशन के बाद स्कोर जो भी मिनिमम बताया गया हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा गया है लेस देन 70% शैल बी रिजेक्टेड, यानी 70% जो है वो पासिंग स्कोर है, जिसका 70 से ऊपर होगा वो पास हो गया, अब उसका फाइनेंशियल प्रपोज़ल खोला जा सकता है। जिसका 70 से कम है टेक्निकल में स्कोर तो वो फेल हो गया, उसका फाइनेंशियल प्रपोज़ल एज इट इज़ उस कंपनी को वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया। जैसे मैंने पहले 2 एग्जांपल दी थी, लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन और क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। अगर तो लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन है तो जितनी भी कंपनीज 70% से ऊपर जिनका स्कोर था वो अब एक बराबर हैं, उनकी टेक्निकल स्कोर एग्जैक्टली अब काउंट नहीं की जाएगी, उनका बस ये काउंट किया जा रहा है कि वो पास हो गई हैं। तो फिर उनकी जब फाइनेंशियल खोली जाएगी तो जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी उसको सबसे पहले अप्रोच किया जाएगा कि प्रोजेक्ट दिया जाए। ये तो हो गया लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन के अंदर। लेकिन अगर क्वालिटी कम कॉस्ट पे सिलेक्शन है तो फिर क्या होगा कि जो भी टेक्निकल का स्कोर था, जैसे 70 से ऊपर जो है वो 98 भी हो सकता है, किसी का 71 भी हो सकता है, तो जो भी स्कोर था उसका 80% वेटेज लिया जाएगा। यानी अगर किसी का इसके अंदर 90 से ऊपर है और किसी का 80 से कम है तो वो अब एक बराबर नहीं है, उनका 80% वेटेज लेंगे तो स्कोर में फ़र्क आएगा। तो एक पार्ट हो जाएगा टेक्निकल का, जो मैंने एग्जांपल लिया है कि 80% हो सकता है, वो 90% भी ले सकते हैं, यानी 80 to 100 आप वेरी कर सकते हैं उसको। तो जब 80 to 100 वेरी करेंगे तो फाइनेंशियल उतना 0 से 20 वेरी करता जाएगा। तो यानी अगर आपने टेक्निकल 80% लिया है तो फाइनेंशियल 20% अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि फाइनेंशियल प्रपोजल जब ओपन होगा, क्वालिफाइड यानी पास हो जाने वाली फर्म्स का जिनका 70 से ऊपर है स्कोर, तो उनमें से जो मिनिमम थी कॉस्ट उससे रेलेवेंट, या जिस तरह आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता है उससे रिलेटिव देखा जाएगा उसको, यानी जिसका सबसे कम स्कोर है उसके 20 मार्क्स हैं पूरे, जिसके सबसे कम कॉस्ट है उसके मार्क्स 20 हैं पूरे, जिसकी कॉस्ट सबसे कम वाले से थोड़ी सी ज़्यादा है उसको रिलेटिव देखा जाएगा सबसे कम वाली के साथ। तो यानी अगर किसी ने कॉस्ट लगाई है 6 मिलियन जो कि सबसे कम है, इससे कम किसी और ने लगाई, बाकी कंपनीज़ ने जो है वो 6 मिलियन से ज़्यादा लगाई है,
तो 6 मिलियन वाली की को 20 मार्क्स मिलेंगे। 6 से ऊपर अगर किसी की 7 है तो जो भी 7 और 6 के दरमियान डिफरेंस है वो 6 पे डिवाइड करके तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने उसकी कॉस्ट जो है वो उसके जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। तो इसमें ये भी चांस है कि जिसका टेक्निकल बहुत ज़्यादा था उसकी हो सकता है कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो, तो ओवरऑल उसका स्कोर कम हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकता है कि टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा था और कॉस्ट जो उन्होंने डाली थी वो भी बहुत कम थी, तो वो बहुत ज़्यादा स्कोर हो जाए। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि टेक्निकल जो है वो स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, किसी और कंपनीज़ का भी टेक्निकली स्कोर ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने कॉस्ट इतनी कम डाली कि उनको 20 मार्क्स वहाँ से मिल गए और बाकी जो फर्म्स थी उनकी रिलेटिव स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा था, तो फिर भी वो सिलेक्ट हो गई। इसको अगर वीडियो में देख के आप करेंगे तो शायद आपको बहुत बेहतर समझ ना आए, लेकिन आप सिंपली मैं आपको एक नोट्स में लिख के भेज दूंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी इसकी। जब आप इवैल्यूएशन कर लेंगे, आप देख लेंगे कि किस कंपनी के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेगोशिएट करेंगे। वो कुछ कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें डालनी हो सकता है, आप कुछ कहें कि एज अ क्लाइंट आप कुछ चीज़ें चेंज करना चाहें या कोई भी चेंज ना करना चाहे, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज़ करें और अवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कंफर्मेशन ऑफ रिसीट, ये भी क्लाइंट जो है वो कंसल्टेंट से कह सकता है कि जब हमने आपको इनवाइट किया है कि आप प्रपोज़ल जमा कराएं तो आप हमें कंफर्म करें कि आपको ये लेटर ऑफ इनविटेशन मिल गया, और ये भी बता दें कि क्या आप प्रपोज़ल जमा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, और ये भी बता दें कि अगर आप जमा करवाएंगे तो आप अकेले करवाएंगे या किसी के साथ जेवी करके करवाएंगे, जॉइंट वेंचर किसी और कंपनी के साथ मिल के करवाएंगे, और कैसे आप उसको जमा करेंगे। अब ये आ गया लेटर ऑफ इनविटेशन का डाटा शीट। ये बेसिकली जो भी ऊपर हमने डिस्कस किया, जो ऊपर क्लॉज की फॉर्म में लिखा होगा वो यहाँ पे एक तरह से समराइज़ हो जाएगा। आप ऊपर जो क्लॉजेस थी LOI क्लॉज 1.1 1.2, आप यहाँ पे बेसिकली उसको रेफ़र करके तो उसको फिल कर रहे हैं। ऊपर बताया गया था कि LOI क्लॉज 1.1 में कि आप असाइनमेंट का नेम बताएंगे क्या काम है, क्लाइंट का नेम बताएंगे, तो यहाँ पे आपने उसको रेफ़र किया है कि असाइनमेंट नेम ये है, क्लाइंट नेम ये है। इसी तरह हर क्लॉज को जो भी आपने ऊपर से लेके नीचे तक देखनी है, आप उसको रेफ़र करते जाएंगे और नीचे उसको जो भी डिटेल लिखनी है उसके बारे में, जैसे यहाँ पे प्री प्रपोजल कॉन्फ्रेंस वो होगी या नहीं होगी, आप एक सिलेक्ट कर लेंगे येस और नो। प्री प्रपोजल कॉन्फ्रेंस क्या होती है कि जब आपने लेटर ऑफ इनविटेशन भेज दी है तो उसके बाद कंसल्टेंट प्रपोज़ल जमा करवाने के लिए तैयारी करेंगे, और उनको आपने एक डेडलाइन डेट बताई हुई है कि इस दिन से पहले आपने प्रपोज़ल जमा करवाने हैं। तो इस दौरान अगर उनका कोई आपको लगता है कि कोई भी उनके क्वेश्चंस हैं तो वो हम एक मीटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं, तो आप शुरू में बता देंगे कि प्री प्रपोज़ल कॉन्फ्रेंस इस दिन को होगी और इस टाइम पे होगी और इस जगह पे होगी। तो आपने अगर डॉक्यूमेंट पढ़ लिया होगा तो आप वहाँ पे आके बेहतर तरीके से क्वेश्चंस कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि प्री प्रपोजल कॉन्फ्रेंस ना हो तो फिर आप यहाँ पे नो लिख देंगे एज ए क्लाइंट। इसी तरह बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। स्कोर आप कैसे इवैल्यूएशन कैसे करेंगे वो भी आप लिख सकते हैं। सारा क्राइटेरिया इवैल्यूएशन का आप डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखेंगे ताकि कंसल्टेंट को पता हो कि वो किन बेसिस पे जज किया जाएगा। अब आगे आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली दो प्रपोजल्स के लिए होंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि टेक्निकल प्रपोजल होता है और फाइनेंशियल प्रपोजल होता है। तो पहले टेक्निकल प्रपोजल के फॉर्म्स आपको नज़र आएंगे अपेंडिक्स 1 में। फॉर्म 1 इसके अंदर क्या है, फर्म्स रेफरेंस रेलिवेंट सर्विसेज कैरिड आउट इन द लास्ट 10 ईयर्स विच बेस्ट इलस्ट्रेट द क्वालिफिकेशंस। यानी कंसल्टेंट जो भी असाइनमेंट आप करवा रहे हैं उससे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवानी है, तो कंसल्टेंट से आप इस फॉर्म के थ्रू पूछ रहे हैं कि पिछले 10 सालों में आपने इस काम से रिलेटेड कौन कौन से काम किए हुए हैं। तो वो यहाँ पे ये जितनी भी असाइनमेंट्स उसने इस हवाले से की होंगी उतनी दफ़ा ये फॉर्म कॉपी करके तो उसको फिल करेगा। उसके अंदर असाइनमेंट नेम लिखेगा, किस कंट्री में वो काम हुआ, उस कंट्री के अंदर कौन सी लोकेशन थी, कौन कौन सा स्टाफ उसके अंदर आया, वगैरह वगैरह
क्लाइंट कौन था, कितनी डेट थी, खुद ही किया था या किसी जेवी के साथ किया था, वो सारा फिल करेगा। यानी उसने अगर इस तरह के 5 काम किए हैं तो वो 5 दफ़ा ये फॉर्म फिल करेगा, एक काम किया तो एक दफ़ा फिल करेगा। ऑब्वियसली आप भी कोई लिमिट भी लगा सकते हैं कि आप सिर्फ जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो जमा करवाएं ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा पेपर वर्क ना हो। तो इस हवाले से जब वो जमा करवाएगा तो आप उसको जज करके इसके स्कोर जो हैं वो लिख सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं। फॉर्म 2 है प्रेजेंट स्टाफ डिप्लॉयमेंट, कि जो अभी उसके पास स्टाफ है कंसल्टेंट के पास वो कहाँ डिप्लॉय हुआ हुआ है, कितने लोग हैं, क्या एक्सपर्टीज़ हैं वगैरह वगैरह। फॉर्म 3 है अप्रोच पेपर ऑन मेथडोलॉजी प्रपोज फॉर परफॉर्मिंग द असाइनमेंट, कि जो ऊपर शुरू में बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन और स्कोप ऑफ सर्विसेज बताया था उसमें उसको देखते हुए कंसल्टेंट को क्या समझ आई है कि क्या काम करना है और वो किस तरह करेगा, क्या मेथडोलॉजी है, पहले क्या करेगा फिर बाद में क्या करेगा, वो काम कितने अरसे में ख़त्म हो जाएगा और क्या कौन कौन सा रिसोर्सेज यूज़ होंगे, डिटेल बताएगा कि किस तरह ये काम होता है और हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो ये जितना अच्छा लिखा होगा उतना बेहतर वो कंसल्टेंट एक्सप्लेन कर सकेगा कि उसको बेहतर समझ आ गई है। उसके बाद है जी कमेंट सजेशन ऑफ कंसल्टेंट, जो जब ऑन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR के ऊपर अगर कोई कंसल्टेंट के कमेंट्स हैं तो वो दे सकता है यहाँ पे। इससे भी अच्छा इंप्रेशन जा सकता है, क्लाइंट को आइडिया हो सकता है कि अगर उसने कोई कंसल्टेंट ने बहुत चीज़ समझी है तो फिर ही वो कमेंट कर रहा। तो उसके बाद है फॉर्म 5। फॉर्म 5 जो भी स्टाफ क्लाइंट ने मांगा हुआ डिफरेंट तरह के टीम मेंबर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, सर्वेयर्स भी हो सकते हैं, या डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो उनकी CVs, तो वो CVs जो है किसी फॉर्मेट पे होनी चाहिए। तो PEC का ये फॉर्मेट है। ये कुछ कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट भी यूज़ करती हैं, तो वो भी यहाँ पे बता देंगी। लेकिन जो भी CV एज कंसल्टेंट आप किसी प्रपोज़ल में जमा करा रहे हैं वो जो क्लाइंट ने फॉर्मेट बताया हुआ है उसी के मुताबिक बनाएंगे तो क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये फॉर्मेट उसने बता दिया। वर्क प्लान, एक्टिविटी शेड्यूल, जो काम बताया गया है ऊपर TORs में भी और सर्विसेज जो चाहिए उसके लिए भी, तो वो कैसे करना है, क्या शेड्यूल होगा उसका। मेथडोलॉजी से रिलेटेड है ये पार्ट, क्योंकि जब मेथडोलॉजी सही होगी तो फिर ही पता चलेगा कि शेड्यूल क्या बनेगा। तो वो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करके आप एक बार चार्ट की फॉर्म में या किसी भी तरह के जिस तरह भी मांगा गया उस तरह का शेड्यूल आप दे सकते हैं। रिपोर्ट्स कौन कौन सी होंगी वो भी बताई जाएंगी। जो लोग यूज़ हो रहे हैं की पर्सनल जो टीम मेंबर्स हैं उनका क्या क्या शेड्यूल होगा। एक तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का शेड्यूल था कि वो कैसे करेंगे, और दूसरा है कि कौन कौन से लोग किस किस टाइम पे अपना इनपुट दे रहे होंगे, तो वो इस तरह शेड्यूल में लिखा जाएगा। कंपोजिशन ऑफ द टीम पर्सनल एंड द टास्क टू बी असाइन टू ईच टीम मेंबर के एक तो इसको उन्होंने 2 पार्ट्स में कर दिया, टेक्निकल और सपोर्ट स्टाफ में। टेक्निकल का मतलब है कि जो भी टेक्निकली रिलेटेड होंगे प्रोजेक्ट के साथ। सपोर्ट का मतलब है जैसे कोई भी दूसरे लोग हैं, PN या क्लरिकल स्टाफ जो है, जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स हैं, वो सपोर्ट स्टाफ में आ सकते हैं। तो वो उनकी कंपोजिशन कैसी होगी, क्या क्या टास्क उनको असाइन किए जाएंगे, कौन मैनेजर होगा, कौन जो है वो इंजीनियर होगा वगैरह वगैरह, वो सारा जो है वो बताएगा। ये भी बताएगा, ये इस डॉक्यूमेंट से भी आइडिया होगा कि कंसल्टेंट कितना क्लियर है अपने काम में। अपेंडिक्स 2 है जी फाइनेंशियल प्रपोजल के फॉर्म्स। उसके अंदर जिस तरह अगर आपके पास टीम मेंबर्स लिस्टेड हैं तो आप उसका नाम, पोजीशन वगैरह, ऑब्वियसली ये वही होंगे जिनकी आप CV जमा करवा रहे हैं, तो उनकी बेसिक सैलरी क्या होगी, सोशल चार्जेस क्या होंगे, ओवरहेड क्या होंगे, फ़ी यानी जो कंसल्टेंट फ़ी ले रहा है वो क्या होगा, पर मंथ जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा डाल रहे हैं वो लिख देंगे, और अगर वो फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड के में कितना खर्चा वो होगा उनका, वगैरह वगैरह। ये सारा जब एक दफ़ा लिख देंगे, इसका समेशन कर देंगे, फिर इसके अंदर दूसरी कॉस्ट डालेंगे जो कि ऑफिस की या दूसरी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट हैं, कि गाड़ियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें, जो ऑफिस का फर्नीचर है, पेपर वगैरह जो भी यूज़ हो रहा है, वो जब ऐड हो जाएगा तो फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगी फाइनेंशियल प्रपोजल की। ब्रेक डाउन ऑफ सोशल चार्जेस वो यहाँ पे लिख देंगे कि बेसिक सैलरी का
किस किस बेस पे सोशल चार्जेस जो हैं वो डाले जाएंगे, मेडिकल अलाउंस है या कोई हाउस रेंट है वगैरह वगैरह, जो भी सोशल चार्जेस आप लिख सकते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, जो ऊपर खर्चे आने हैं सैलरी के ऊपर, वो क्या क्या ब्रेक डाउन होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ठीक होगा तो फिर आप एक्सेल के साथ उसको ऊपर जाके लिंक करेंगे, यानी अगर यहाँ पे जो आ रही है कोई भी अमाउंट, वो इधर भी उसी तरह लिखी जाएगी। ओवरहेड है तो वो कैलकुलेट आगे हुई है, लेकिन लिखी यहाँ पे जाएगी, सोशल यहाँ पे लिखी जाएगी। सैलरी कितनी होगी ओवरऑल, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली ऊपर से आई हैं। ऊपर हमने एक मंथ की जब कैलकुलेट कर ली है तो यहाँ पे हम स्टाफ के मंथ डालेंगे, मंथली बिलिंग रेट ऊपर से आ जाएगा तो अमाउंट आ जाएगी कितना बनेगा। इसी तरह हर टीम मेंबर का जब ऐड हो जाएगा तो सब टोटल बन जाएगा। फिर इसके अंदर दूसरे खर्चे डाले जाएंगे। और इसके अंदर सिर्फ एक फ़र्क है फ़ॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी। अगर आपका काम जो है वो सारे लोकल टीम मेंबर्स कर रहे हैं और इधर से ही लोकल करेंसी में ही पेमेंट होनी है, तो फिर आपका फॉर्म जो ये फॉर्म 4 का पहला पेज है वो यूज़ होगा, दूसरा पेज जो है वो यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये है कि प्रोफेशनल स्टाफ और नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए अलग-अलग उन्होंने रखा हुआ। आगे है डायरेक्ट या नॉन सैलरी कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जिस तरह यहाँ पे है कि ऑफिस अकोमोडेशन अगर कहीं पे लेनी है तो उसका कितना रेंट होगा, किसी फर्नीचर का या जो भी चीज़ें यहाँ पे जिस तरह आपको नज़र आ रही हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट हो सकती है, कोई रेंट पे चीज़ ली है, कोई मशीनरी रेंट पे ली है, तो वो क्या क्या कॉस्ट होगी, तो वो यहाँ पे आप 4C करके कि क्या क्या होगी आइंदा तो वो आप लिख देंगे, तो ये भी ऑब्वियसली ऐड हो जाएगी। फिर समरी ऑफ कॉस्ट ऑफ कंसल्टेंट, उसके अंदर क्या होगा कि जो फॉर्म 4 से आई वो और फॉर्म 5 से आई डायरेक्ट यानी नॉन सैलरी कॉस्ट है वो, और जो ऊपर सैलरी से हमने ऐड अप की सारी हर टीम मेंबर के लिए कितने कितने महीने लगेंगे और उसकी पर मंथ कितनी सैलरी होगी वो आ जाएगी। कंटिजेंसीज आ जाएंगी कि इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई परसेंटेज जो है वो लिखी जा सकती है। तो जब ये सारों को टोटल करेंगे तो आपके पास एक कॉस्ट आ जाएगी और इस कॉस्ट को बेसिकली देखा जाएगा कि ये कॉस्ट बेसिकली कोट की है कंसल्टेंट ने। जब लीस्ट कॉस्ट मेथड या जो भी वेटेज होगी तो इसी कॉस्ट को यूज़ किया जाएगा। और इसके अंदर ये है कि ये आगे जो सारा ये डॉक्यूमेंट है वो सारा इवैल्यूएशन के ऊपर है कि आप इवैल्यूएशन का सारा बता दें कि क्या क्या कितने कितने वेटेज होगी। जिस तरह ऊपर मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दी है, यहाँ पे भी उसी तरह कि कोई भी चीज़ जो है वो कितने मार्क्स आपने रखने हैं कि ये अगर हुए तो वो पासिंग मार्क्स हैं, अगर इतने नहीं हुए तो वो पासिंग नहीं है, अगर ये एक्सपीरियंस है तो उसके इतने मार्क्स मिलेंगे, अगर ये एक्सपीरियंस नहीं है आपका, जिस तरह यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह जो बंदे यूज़ हो रहे हैं उनके क्या मार्क्स होंगे, अप्रोच और मेथडोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं उसके क्या मार्क्स होंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवैल्यूएशन ऑफ का जो डिटेल है वो क्लाइंट बता देगा कंसल्टेंट को, ताकि कंसल्टेंट जब प्रपोजल बना रहा है तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखे और इन चीज़ों को मीट करे। ये उसी तरह ही है जिस तरह अगर एक टीचर आपको कोई असाइनमेंट देता है या आपके पेपर लेने लगे, फाइनल पेपर होने लगे हैं, तो वो पहले से ही बता दे कि अगर ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप फुलफ़िल करेंगे तो आपका CLO जो है वो अचीव हो जाएगा, आपको PLO अचीव हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो और या इतने % से कम होगा तो फिर आप फेल समझे जाएंगे। इसी तरह ग्रेडिंग का भी जो प्रोसीजर होता है वो भी इसी तरह ही। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि टेक्निकल स्कोर कंसल्टेंट ABC का टेक्निकल स्कोर इतना है, प्राइस इतनी है, तो फिर उसका इवेल्युएट कैसे करेंगे कि किसकी क्या स्कोर है, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि टेक्निकल स्कोर आउट ऑफ 100 लेट्स से 87 है, 83 है या 80 है, तो आगे उसके डिफरेंट परसेंटेजेस लिख दी हैं। 80% इतना होगा, 85% इतना होगा और 90% इतना होगा, वो सारा यहाँ पे लिख दिया है। जो प्राइस उसने कोड की थी वो भी लिख दी, उसकी भी वेटेज जो है वो लिखी जाएगी। लेकिन ये जो प्राइस है यानी ये जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है वो हमेशा कंपेयर की जाएगी विद द लोएस्ट प्राइस।
यानी ये रिलेटिव ग्रेडिंग की तरह का होगा एक तरह से, कि क्योंकि जो टेक्निकल स्कोर है वो तो 100 में से आ गया। जो प्राइस कोट की गई है, अगर किसी एक कंपनी ने 8 मिलियन की है, किसी दूसरी कंपनी ने 10 मिलियन की है, किसी तीसरी ने 12 मिलियन की है, तो यहाँ पे अब उनको कंपैरिजन में रखा जाएगा और कंपैरिजन जो है वो लोएस्ट के साथ किया जाता है, तो उसकी फिर वेटेज जो है वो निकल आएगी। और फिर अगर 80-20 है या 85-15 है, 80-20 का मतलब है कि 80% टेक्निकल वेटेज, 20% फाइनेंशियल वेटेज। 85-15 का लिख दिया है, 85% टेक्निकल वेटेज और 15% फाइनेंशियल प्रपोजल की वेटेज, तो वो सारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसके अंदर देख लेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा स्कोर है, वो जीत गया। और इसको हम कहेंगे क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। इसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट की जो मेन कंडीशंस हैं वो पहले से ही बता दी जाएंगी इस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारी यहाँ पे मेंशन कर दी जाएंगी। और ये सारी हैं जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप प्रोजेक्ट को डिटेल में देखेंगे तो फिर आप उसके हवाले से स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिस्ट डाउन करेंगे। वो ज़रूरी नहीं कि आप इधर ही करें, वो आप अपना जो डॉक्यूमेंट है असल में बनाएगा क्लाइंट, उसके अंदर वो सारा कुछ आप मेंशन करेंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट देखने में बहुत लंबा है, लेकिन इसके अंदर चीज़ें मेन अगर देखी जाएं तो 2 पार्ट्स बनेंगे, टेक्निकल प्रपोज़ल के हवाले से और फाइनेंशियल प्रपोज़ल के हवाले से। तो जब आप उनके फॉर्म्स को ही देखें खाली, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें मांगी हुई हैं। एक्सपीरियंस के हवाले से मांगा गया है कि आपने पहले कौन सा काम किया, आपने ये काम अगर करना है तो वो कैसे करेंगे, आपके पास लोग किस तरह के हैं, उनकी सीवीज़ हमें दें तो हमें पता चलेगा कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, और शेड्यूल क्या होगा। तो फाइनेंशियल प्रपोजल को अगर देखें तो उसके अंदर ये मेन आइडिया आपको मिलेगा कि कितनी कितनी सैलरी जो है वो कितने कितने बंदों की कितने कितने महीनों तक हमें देनी पड़ेगी, तो कितनी कॉस्ट बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या क्या चाहिए, कितने लॉजिस्टिक्स के हवाले से चीज़ें चाहिए, फर्नीचर के हवाले से चीज़ें चाहिए, कोई भी ऑफिस इस्टेब्लिश करना है कितना ख़र्चा उसमें आएगा, या इसके अलावा कोई कंटिजेंसीज़ हैं तो वो कितना ख़र्चा होगा। तो आपका बेसिकली फाइनेंशियल प्रपोजल बताएगा कितनी कॉस्ट आएगी। लेकिन जब आप किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ क्लाइंट आपको पता होना चाहिए कि आपने जो प्रोजेक्ट करना है वो क्या क्या उसका स्कोप है, ताकि वो कंसल्टेंट को अच्छी तरह से क्लियर हो, और जब कंसल्टेंट आपको प्रपोज़ल जमा करा रहा है तो आप एज अ क्लाइंट उसको अच्छी तरह से चेक कर सकें। क्योंकि अगर आपको खुद अगर स्कोप का नहीं पता होगा, कंसल्टेंट ने अगर कोई चीज़ जमा कराई है तो आप उसको चेक कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसको ज़्यादा समझने के लिए आपको मैं असाइनमेंट दूंगा जैसे लास्ट वीक में दी थी, लेकिन इस दफ़ा ईद की वजह से आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलेगा। आपने इसी तरह एक डॉक्यूमेंट देखना है जो कि कंसल्टेंट की इवैल्यूएशन के लिए होगा, और उसी तरह उसका आपने उसको पढ़ना है और आपने देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मांगी हुई हैं, और ये भी 2 से 3 पेजेस का ही होगा, इससे ज़्यादा असाइनमेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिल सकेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपरा, पंजाब पेपरा की वेबसाइट पे कुछ कंपनीज़ ने जो है वो ऐड के साथ डॉक्यूमेंट लगाया होता है, कुछ ने नहीं लगाया होता। उन्होंने कहा होता है कि आप ये डॉक्यूमेंट ख़रीदें या उनकी ऑफिस से जाके देखें। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, NHA का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट का सेक्शन है वहाँ पे आपको मिल भी जाएंगे कुछ डॉक्यूमेंट, तो वो आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको उनको देख के आइडिया हो सकता है। तो ये आपकी असाइनमेंट होगी।